हेलो एवरीवन। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो चैप्टर 2 है क्लास 11th का। ओके, सो बायोलॉजिकल बच्चों, पहले हम समझेंगे कि एक क्लासिफिकेशन होता क्या है और क्या नीड है क्लासिफिकेशन करने का। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कितने ऑर्गेनिज्म नोन हैं। हमारे पास 1.7 टू 1.8 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास अभी तक नोन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको क्लासीफाई यदि हम ना करें तो हमारे लिए रिमेंबर करना बहुत ही मुश्किल होगा। ओके, सो इनके सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़, यानी कि जो भी इनका सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है, उनके बेसिस पर इन ऑर्गेनिज्म को हमने जो है क्लासीफाई किया है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। ओके, सो क्लासिफिकेशन का नीड क्या है बच्चों? सो इट हेल्प इन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो ये सारे ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमैटिकली ढंग से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। इट बिकम ईजियर टू स्टडी, और ये हमारे स्टडी को बहुत ही आसान बनाता है। यदि ऑर्गेनिज्म अरेंज है तो उनके कोई भी फीचर्स को हम अच्छे से याद कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है हम मेमोराइज कर सकते हैं या रिमेंबर रख सकते हैं। अदरवाइज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक दो ऑर्गेनिज्म तो है नहीं जिसके बारे में हम याद करके तुरंत बता दें या इनके बारे में मेमोराइज रख सकें। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड जेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ। ओके, इनके बीच में क्या जेनेटिक रिलेशनशिप है, इन सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं यदि इनको हम क्लासीफाई करें तो अच्छे से। नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ one or two organism of a group gives sufficient information about the essential features of the group। तो सारे ऑर्गेनिज्म को, जैसा मैंने बताया कि याद करना बहुत ही मुश्किल है, तो उनके एक दो फीचर्स को याद करें तो पूरे ग्रुप में जब हम डिवाइड करेंगे तो एक दो फीचर जो है पूरे ग्रुप को ग्रुप के बारे में हमें बता देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमें एक एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग रिमेंबर करना पड़ेगा कि बल्कि हम कुछ ही ऑर्गेनिज्म को याद करके 1.7 या जितना भी ऑर्गेनिज्म नोन है उनके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये हमारे जो स्टडी है उसको इजी करने के लिए क्लासिफिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी, राइट। तो बात अब आती है कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि एकदम से साइंटिस्ट आए और क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। कोई भी चीज़ जो है धीरे धीरे शुरू होता है। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट यानी स्टार्टिंग में क्या होता था, सारे ऑर्गेनिज्म को उनके नीड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते थे। जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म हमें फूड देता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जैसे शेल्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर हम स्टार्टिंग में जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते थे। ठीक है, मतलब एक कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन तो था नहीं। सबसे पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो अरिस्टोटल साहब ने दिया, सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ओके, सो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी इन ब्लड। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था ना, उनका बेसिस क्या था कि आरबीसी ब्लड में प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। यदि प्रेजेंट था आरबीसी तो उन्होंने बोला एनीमा, ठीक है। और यदि यदि प्रेजेंट नहीं था तो बोला एनीमा, और आरबीसी प्रेजेंट था तो बोला इनाइमा। ओके, तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म को देखा जिस ऑर्गेनिज्म का रेड ब्लड निकलता था, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनका ब्लड रेड नहीं होता था। तो इसकी बेसिस पे उन्होंने जस्ट जो उन्होंने देखा उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने बोला ओके, ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक तो रेड ब्लड वाले और एक बिना रेड ब्लड वाले, राइट। उसके बाद जो है प्लांट को उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया बच्चों, प्लांट को भी उन्होंने जो भी देखा तो उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट को जो है क्लासिफाई किया। बोला कुछ प्लांट हर्ब्स होते हैं, कुछ सर्ब्स होते हैं और कुछ ट्री होते हैं। तो जैसा आप जानते हो कि हर्ब्स वो होते हैं जो बहुत ही टेंडर होते हैं, जैसे आपका जो है कोरिएंडर है, धनिया है, पुदीना है, जो बहुत ही टेंडर लीव्स वाले होते हैं। और जो सर्ब्स होते हैं वो झाड़ी नुमा पौधा, यानी कि जैसे आपका तुलसी है, गुलाब है, लेमन ट्री है, ये सब सर्ब्स है। ट्री के बारे में आप सब जानते हो, बहुत ट्रंक जिसका बहुत हैवी होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि नीम, पीपल, ये सारे जो है ट्री के अंदर आते हैं।
तो इन्होंने प्लांट को जो है हर्ब, शर्ब और ट्री में क्लासिफाई किया। ओके, तो ये तो रही अरिस्टोटल साहब की बात। उसके बाद जो है किंगडम वाली जो मतलब जो भी किंगडम वाला जो कॉन्सेप्ट आया, तो उसके बाद सबसे फर्स्ट टाइम लीनियस, कार्ल लीनियस साहब ने जो किंगडम का कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को जो है टू किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। बोला कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या तो प्लांट ही है या एनिमेलिया है, या तो एनिमल है या प्लांट है। ओके, सो उन्होंने बताया कि जो प्लांट है, यानी कि जितना भी एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, सबको उन्होंने किस में डाल दिया, प्लांटी में डाल दिया। और जितने भी अमीबा, पैरामीशियम या जो भी जो वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट थे, उन सबको उन्होंने एनिमेलिया में डाल दिया। राइट। तो इनके जो टू सिस्टम क्लासिफिकेशन थे ना, उसकी बहुत सारी खामियां भी थी। क्या खामियां थी? जैसे आप देखो कि एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे और यूनिसेलुलर थे। राइट। मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी मतलब लिखा है, यू फॉर यूनिसेलुलर एंड पी फॉर प्रोकैरियोट। सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, लेकिन उन्होंने प्लांटी में डाल दिया। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया भी एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, उसको भी उन्होंने प्लांटी में ही डाल दिया। डायटम्स एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, उसको भी उन्होंने प्लांटी में डाल दिया। डाइनोफ्लैजिलेट जो कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, उसको भी प्लांटी में डाल दिया। यूग्लिना, वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसको भी प्लांटी में डाल दिया। फंजाई जो यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है, लेकिन यूकैरियोटिक है, तो इसको भी इन्होंने प्लांटी में डाला। एल्गी को भी प्लांटी में डाला। मतलब सबको उन्होंने प्लांटी में ही डाल दिया, चाहे उसके फीचर्स मिलते हो या ना मिलते हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टीसेलुलर हो, वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो। ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म को उन्होंने जो एनिमल की तरह बिहेव करता था, उसको एनिमेलिया में डाल दिया। जैसे अमीबा को एनिमेलिया में डाल दिया, जो कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। पैरामीशियम, वो भी एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, उसको भी उन्होंने जो है एनिमेलिया में डाला। उसके अलावा वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को भी उन्होंने एनिमेलिया में डाला। ठीक है। अब बच्चे इसका जो है डिसएडवांटेज क्या है? जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले लीनियस साहब ने दिया, उसका डिसएडवांटेजेस क्या है? उस जितने भी यूनिसेलुलर, जैसा आपने अभी देखा कि जो भी यूनिसेलुलर है वे आर प्लेस्ड विथ मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया। नो कंसिडरेशन ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन, सेल वॉल के बारे में भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल, जैसे बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन का बना है, प्लांट का सेलुलोज का बना है, फंजाई का काइटिन का बना है, लेकिन सबको एक साथ ही रख दिया गया। ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेज थे। रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी नहीं देखा गया कि कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो इन सब की वजह से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद जो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया था। इन्होंने बोला कि जो भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक साथ मैच नहीं करते, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो प्लांटी था ना, प्लांटी एनिमेलिया को तो इन्होंने अलग रखा, बाकी जो है मतलब एक डस्टबिन की तरह इसका यूज़ किया गया। मतलब बाकी जो भी इनके साथ मेल नहीं खाता था प्लांटी और एनिमेलिया के साथ, तो सबको इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटिस्टा एक किंगडम बना करके डस्टबिन की तरह उसमें सारे ऑर्गेनिज्म को डाल दिया। ठीक है। या वो यूकैरियोटिक्स थे या प्रोकैरियोट्स थे, सबको उन्होंने डाल दिया प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में। राइट। या तो उनके फीचर मिले या ना मिले, यो यूनिसेलुलर जितने भी थे, प्रोटिस्टा इज इंट्रोड्यूस टू सेपरेट यूनिसेलुलर। तो किस लिए इन्होंने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था? यूनिसेलुलर को भाई मल्टीसेलुलर से सेपरेट करना है। लेकिन आपने देखा कि इसमें भी यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स सबको डाला हुआ था, तो ये भी जो है इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। उसके बाद जो है माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, माइक्रोस्कोप आने के बाद कोपलैंड साहब ने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद उन्होंने इस क्लासिफिकेशन में क्या किया कि जो मोनेरा था, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म था, सारे मोनेरा को निकाल करके एक अलग किंगडम बना दिया। ओके, यानी कि जो ना तो प्लांटी के साथ मैच कर रहा था, ना एनिमेलिया के साथ मैच कर रहा था।
प्रोटिस्टा के अंदर पहले डाला गया, लेकिन वो प्रोटिस्टा के अंदर भी मैच नहीं कर रहा था, तो उन्होंने सबको निकाल करके एक अलग सा किंगडम बनाया और उसमें उन्होंने किसको डाल दिया, मोनेरा को डाला। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर उसने सारे प्रोकैरियोट्स को डाल दिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सभी को डाला। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या लिमिटेशन था इसके अंदर? ये था कि फंजाई वेर स्टिल ग्रुप्ड विथ प्लांटी, है ना। फंजाई के लिए अभी तक कोई सेपरेट किंगडम नहीं बनाया गया था, जबकि फंजाई के फीचर प्लांटी के साथ मैच नहीं करते थे, क्योंकि फंजाई जो है एक सैप्रोफिटिक है और प्लांटी जो है एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी प्लांटी के साथ ही फंजाई को रखा गया। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए हमारे आर.एच. विटेकर साहब, इन्होंने फिर से फंजाई को अलग किया इस किंगडम से, और उसके बाद हमारा जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर साहब ने दिया, वो अभी तक का सबसे ज़्यादा जो है पढ़ा जाने वाला किंगडम है, यानी कि अभी तक हम उसी किंगडम को फॉलो करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। ठीक है, बेसिस क्या होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का? किस बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया? तो मैंने यहाँ पे लिखा है MRPCC। ठीक है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म का उन्होंने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है, उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म जब इवोल्यूशन हुआ था उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, इवोल्यूशन के साथ ऑर्गेनिज्म कैसे आया, उसके बाद उसका सेल का टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। इन सारे फीचर्स को देख करके आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने फंजाई को फिर अलग कर दिया। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले लिनियस साहब आए और प्लांटी और एनिमेलिया को उन्होंने अलग किया। उसके बाद बाकी सारे चीज़ों को जो है अर्नेस्ट हैकल साहब आए और उन्होंने एक अलग किंगडम बनाया, और जिनके फीचर प्लांटी एनिमेलिया से नहीं मैच करता था उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। उसके बाद कोपलैंड साहब आए और उन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को अलग करके मोनेरा में डाल दिया। एंड लास्ट में हमारे विटेकर साहब आए जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने फंजाई को अलग करके फंजाई के लिए एक अलग ग्रुप बनाया, और इस तरह से हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एग्जिस्टेंस में आया। राइट, उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाने की कोशिश की गई। कार्ल ऊज साहब ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अंदर जो है उन्होंने जो है सारे मोनेरा को यानी सारे प्रोकैरियोट्स को जो है कार्ल ऊज साहब ने 2 ग्रुप में बांटा, यानी कि इन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया। कार्ल ऊज साहब ने जो है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया बेस्ड ऑन, और किस बेसिस क्या था इनके क्लासिफिकेशन का, कि आरएनए का सीक्वेंस कैसा है, आरएनए का सीक्वेंस कैसा है, सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म का कैसा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फीचर्स कैसा है, इसके बेसिस पे उन्होंने मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। आर्कीबैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया इवोल्यूशन के समय से था, मतलब जो ऐसा बैक्टीरिया जो किसी भी हार्श कंडीशन में रह सकता है, और यू बैक्टीरिया यानी कि जो ट्रू काइंड ऑफ बैक्टीरिया है। इस तरह से उन्होंने मोनेरा को क्लासिफाई कर दिया 2 ग्रुप में। एंड देन जो है हमारे बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको उन्होंने यूकेरिया में रखा। ठीक है, यूकेरिया मतलब यूकेरिया एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसके अंदर सारे जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सबको उन्होंने यूकेरिया में रखा। आप यहाँ देख रहे हो, प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन यूकेरिया। राइट, यूकेरिया में रखा सारे ऑर्गेनिज्म को, मोनेरा को छोड़ करके। मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर, और बाकी यूकेरिया के अंदर उन्होंने सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी सबको रख दिया। राइट, और इस तरह से हमारे जो है क्लासिफिकेशन जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है और सारे ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया। और सबसे ज़्यादा जो है अभी तक का जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो है आर.एच. विटेकर साहब का क्लासिफिकेशन है, जिसे हम अभी तक सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। थैंक यू।